अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया तो उसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया और फिर उस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहकहे लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवी हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर नुक्कड़ वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सेहन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहा लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खिसियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पोंछ डाले और बादल नाख्वास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन, महीने और साल गिरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। उसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से उसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रोनुमा हुई। उसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई, उसका कद भी घटता चला गया और उसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली उसमें ये रोनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। अलादीन की उस जिन की निकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू अब मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सिकुड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्ठे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करोफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सुबह उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बुनियान पहने ऐसे ही सबकी नज़रों के सामने पड़ा रहता। उसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चनांचे अब अलादीन ने उससे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज़ देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है उसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर झींप गया और फिर उसने रजामंदी की इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरे मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों की महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुजतमे करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगूले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और होले से कहता है, मैं बड़े एक करोफर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफजदा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करोफर वाला जिन था।